नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे अपराधी की जो शायद सबसे अमीर और सबसे खूंखार था। एक ऐसा नाम जिसकी दौलत और जिसकी क्रूरता दोनों ही कल्पना से भी परे थीं। तो चलिए सीधे उतरते हैं पाब्लो एस्कोबार की दुनिया में। सोचिए, कोई इतना अमीर हो सकता है कि अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए आग में लकड़ी नहीं बल्कि नोटों की गड्डियां जला दे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर पाब्लो एस्कोबार ने सच में यही किया था। एक रात जब वो भाग रहा था, अपनी बेटी के साथ कहीं छिपा था और ठंड बहुत ज्यादा थी, तो उसने अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए जानते हैं क्या किया? करीब करीब 20 लाख डॉलर, मतलब आज के हिसाब से कोई 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश आग में जला दिए। बस यहीं से आपको इसकी बेहिसाब दौलत का अंदाजा लग जाएगा। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इंसान इतना इतना अमीर बन कैसे सकता है? ये सारा पैसा आया कहाँ से? देखिए, 1989 में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक पैब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ थी 30 अरब डॉलर। 30 अरब! इस दौलत के साथ वो दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी था और शायद इतिहास का इकलौता ड्रग लॉर्ड जिसे फोर्ब्स की इस लिस्ट में जगह मिली हो। और ये सारी दौलत, जैसा कि सब जानते हैं, आई कोकेन से। एक जमाना था जब पूरी दुनिया के कोकेन मार्केट का 80% हिस्सा अकेले उसके मेडलिन कार्टेल के कंट्रोल में था। सोचिए, अमेरिका में अगर 10 लोग कोकेन ले रहे हैं तो उनमें से 8 को वो माल पाब्लो ही भेज रहा था। कमाल का नेटवर्क था। अब उसके पास इतना कैश था, इतना ज्यादा कि उसे रखने के लिए गोदाम बनवाने पड़े थे। और सुनिए, हर महीने सिर्फ नोटों की गड्डियां बांधने वाले रबड़ बैंड खरीदने में ही $2500 खर्च हो जाते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि हर साल उसकी दौलत का करीब 10% हिस्सा, मतलब लगभग 2 अरब डॉलर, या तो चूहे खा जाते थे या फिर नमी से सड़ जाता था। मतलब पैसा इतना कि संभालना मुश्किल था। लेकिन पैब्लो हमेशा से ऐसा नहीं था, हमेशा से अमीर नहीं था। उसका जन्म तो एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में हुआ था। एक कहानी है, कहते हैं कि उसे एक बार स्कूल से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। शायद शायद उसी दिन उस बच्चे ने तय कर लिया था कि वो एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाएगा। तो सवाल फिर वही है, एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर अपराधी बना कैसे? इसका जवाब छिपा है उसके काम करने के तरीके में, उसके मोटो में। सिर्फ 2 शब्द, प्लटा ओ प्लोमो। ये स्पेनिश शब्द हैं और ये उसकी पहचान बन गए थे। प्लाटा मतलब चांदी, यानी पैसा, रिश्वत, और प्लोमो मतलब सीसा, यानी गोली। उसका उसूल, उसका नियम बिल्कुल सीधा था। वो किसी भी जज, पुलिस वाले या नेता के पास जाता था और सामने सिर्फ 2 ऑप्शन रखता था। या तो प्लाटा लो, मतलब मेरी रिश्वत लो, मेरे गुलाम बन जाओ और अमीर हो जाओ, या फिर प्लोमो, यानी गोली खाओ और अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखो। अब जाहिर है ज्यादातर लोग पहला ही ऑप्शन चुनते थे। और जुर्म की दुनिया में उसकी एंट्री भी बड़ी छोटी मोटी चीजों से हुई थी। पहले कब्रिस्तानों से पत्थर चुराना, फिर कारें चोरी करना, फिरौती के लिए अमीरों को किडनैप करना। लेकिन फिर उसे समझ आया कि असली पैसा तो ड्रग्स में है। बस फिर तो उसने अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को खत्म किया और बना लिया अपना खुद का मेडलिन कार्टेल। पाब्लो कितना बेखौफ था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए, जिस वक्त वो दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और अमेरिका की सारी एजेंसियां उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी, वो आदमी अपने परिवार के साथ टूरिस्ट बनकर अमेरिका गया और व्हाइट हाउस के ठीक सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाई। हाँ, ये तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। अब पाब्लो की कहानी में एक बहुत ही अजीब सा पहलू है, उसकी दोहरी पहचान। एक तरफ तो एक बेरहम कातिल था और दूसरी तरफ अपने शहर के गरीबों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। तो सवाल ये है, वो रॉबिन हुड था या एक राक्षस? देखिए, उसने अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों पर खूब लुटाया। उसने झुग्गियों को हटवाकर गरीबों के लिए पक्के घर बनवाए, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, यहाँ तक कि फुटबॉल स्टेडियम्स को भी फंड किया। वो अक्सर गरीब बस्तियों में जाता और खुलेआम कैश बांटता था। यही वजह थी कि लोग उसे रॉबिन हुड बुलाते थे, कुछ तो उसकी पूजा तक करते थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू इतना खौफनाक है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। उस पर 4000 से ज्यादा हत्याओं का इल्जाम था। उसने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को मरवाया,
कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट के आधे जजों को खत्म करवा दिया, 600 से ज्यादा पुलिस वाले मारे। और हद तो तब हो गई जब सिर्फ एक शक के आधार पर उसने एक पूरी की पूरी कमर्शियल फ्लाइट को बम से उड़वा दिया, जिसमें 110 बेगुनाह लोग मारे गए थे। उसकी भूख सिर्फ पैसे तक नहीं रुकी, नहीं, वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बनना चाहता था। सोचिए, एक बार उसने सरकार को एक ऐसा ऑफर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने कहा, मेरे सारे गुनाह माफ कर दो और मैं देश का 10 अरब डॉलर का पूरा विदेशी कर्ज अपनी जेब से चुका दूंगा। जाहिर है सरकार ने उसका ये ऑफर ठुकरा दिया और बस यहीं से पाब्लो ने अपने ही देश के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और यही जंग उसके अंत की शुरुआत थी। जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो उसने सरेंडर करने का फैसला किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। और शर्त क्या थी? कि वो जेल में तो रहेगा, लेकिन अपनी बनाई हुई जेल में। उस जेल का नाम था ला कैथेड्रल। और यकीन मानिए, वो जेल कम और कोई 5 स्टार रिजॉर्ट ज्यादा थी। अंदर जकूजी था, डिस्को था, फुटबॉल का मैदान था, और वो वहीं से आराम से अपना पूरा ड्रग्स एम्पायर चला रहा था। जब सरकार को पता चला कि वो तो जेल से ही अपना धंधा और हत्याएं सब कुछ चला रहा है, तो उन्होंने उसे एक असली जेल में शिफ्ट करने का सोचा। लेकिन पाब्लो को खबर लग गई और वो अपनी ही आलीशान जेल से भाग निकला। इसके बाद अमेरिका और कोलंबिया ने मिलकर एक स्पेशल फोर्स बनाई, सर्च ब्लॉक, जिसका सिर्फ एक ही काम था, पाब्लो को ढूंढो और खत्म करो। और आखिर में 2 दिसंबर 1993 को अपने बेटे को किए एक फोन कॉल की वजह से उसे ट्रैक कर लिया गया और एक छत पर हुई मुठभेड़ में वो मारा गया। और यहाँ किस्मत का एक अजीब खेल देखिए। वो लड़का जिसे बचपन में जूते न होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था, वो लड़का जिसने अरबों डॉलर कमाए ताकि वो दुनिया की हर चीज खरीद सके, मरते वक्त वो भी नंगे पैर था। उसकी जो आखिरी तस्वीर है उसकी लाश की, उसमें उसके पैरों में जूते नहीं थे। तो पैब्लो तो मर गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी मौत के बाद भी उसकी कुछ बहुत ही अजीबो-गरीब विरासतें आज भी जिंदा हैं। और इनमें से जो सबसे अजीब चीज है वो है कोकेन हिप्पोज। हाँ, आपने सही सुना, कोकेन हिप्पोज। हुआ ये कि पाब्लो ने अपने पर्सनल जू के लिए अफ्रीका से गैर कानूनी तरीके से कुछ दरियाई घोड़े मंगवाए थे। अब उसकी मौत के बाद बाकी सब जानवरों को तो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इन हिप्पोज को किसी ने नहीं छेड़ा, उन्हें वहीं छोड़ दिया। और आज उनकी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो कोलंबिया की नदियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं, पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा 2 बड़े सवाल आज भी बाकी हैं। पहला, उसके अरबों डॉलर का क्या हुआ? कहा जाता है कि उसने अपना सारा कैश पूरे कोलंबिया में जमीन के नीचे दबा दिया था और उसका ज्यादातर हिस्सा आज तक किसी को नहीं मिला। और दूसरा सवाल है उसकी मौत को लेकर। ऑफिशियल स्टोरी तो ये है कि उसे पुलिस ने मारा, लेकिन उसका परिवार आज भी यही कहता है कि पाब्लो ने सरेंडर करने के बजाय खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि पाब्लो एस्कोबार कौन था? एक बेरहम राक्षस जिसने हजारों जानें ली, या अपने हालातों का शिकार बना एक इंसान जो बस गरीबी की जंजीरों को तोड़ना चाहता था? या फिर वो समाज की किसी गहरी और कड़वी सच्चाई का एक प्रतीक था? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।